नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। और अगले 1 घंटे हो जाइए तैयार अपने सवालों के समाधान पाने के लिए। जो भी आपके सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार एक नंबर फ्लैश होता नजर आएगा। इसके अलावा आपको हम बताएंगे तौर तरीके भी कि किस तरह से आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना सवाल भेजना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अपने शेयर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर परचेज किया है और आपका नजरिया क्या है ये जरूर बताइए। उस हिसाब से हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत था आपका। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं और उस हिसाब से रणनीति फिर आप बताइएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो दो अलग अलग तरह से इस वक्त नजर आ रहे हैं। 25,900 के नीचे है फिलहाल निफ्टी, और यहां पर एक रिकवरी साइन जरूर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतर रिकवरी नजर आ रही है वो नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। यहां पर देखिए 59,200 के पार जाता हुआ बैंक निफ्टी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई खास जो है वो रिकवरी साइन नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्शन जो है वो साफ तौर पर अब हमें देखने को मिल रहा है बाजार में लौटता हुआ। मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहां से जो सपोर्ट मिल रहा है वो भले ही फ्लैट है, लेकिन लाल निशान से अब हरे निशान में आता हुआ मिड कैप, और स्मॉल कैप में लगभग ½ % की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। 1658 शेयर आज एडवांसेस का पलड़ा भारी और 1175 डिक्लाइंस इस वक्त दबाव में। अगर बात करें निफ्टी के गेनर्स की तो आप देखेंगे टाइटन 1.5% ऊपर, यहां पर निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। श्रीराम फाइनेंस में लगभग 1% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और बी में आधे से और लगभग 1% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। दबाव कहां पे? एशियन पेंट्स टॉप लूजर है आज का। 4% के आसपास गिरावट है एशियन पेंट्स में। इसके अलावा HCL टेक में देखें तो 1% से ज्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। M&M, TCS, HDFC लाइफ, ICICI बैंक में लगभग 1% की का दबाव हम यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरा बाजार का ब्यौरा। और गौरव के पास अब सबसे पहले चलते हैं। गौरव, एक रिकवरी साइन बाजार ने दिखा दिया है और हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी अब धीरे धीरे हरे निशान में आते हुए ये जो रिवर्सल के संकेत कहीं ना कहीं हमको सेकंड सेशन में आज मॉर्निंग के नजर भी आ रहे थे, आपको लगता है टिकेंगे? गुड आफ्टरनून। आपने सही कहा, यहाँ से रिकवरी के साइन जरूर विजिबल हैं। थोड़ा सा अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दैट इज 59,300 स्पॉट में। इंट्राडे में अगर उसे सरपास करने में कामयाब हो जाता है तो यहाँ से ब्राइट चांसेस बन जाएंगे कि बैंक निफ्टी अपना मूव आज के दिन में 500-550 तक एक्सटेंड करेगा। उसके चलते मैं उम्मीद करूंगा कि निफ्टी के अंदर भी यहाँ से और अपसाइड रिकवरी के चांसेस बनेंगे और हो सकता है हम एक फ्लैटिश नोट की क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ें। अच्छे साइंस ये भी विजिबल हैं कि डिस्पाइट 70 पॉइंट गिरावट अभी बाजार में ओवरऑल हमें दिखाई दे रही है निफ्टी इंडेक्स की, लेकिन मार्केट बेस पॉजिटिव साइड पे है। एज वी स्पीक 1700 प्लस एडवांसेज है अगेंस्ट 1200 डिक्लाइंस। तो ये काफी अच्छा साइन है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स में आज कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी है। यहाँ से थोड़े बहुत दिग्गज शेयरों में और अगर पार्टिसिपेशन आ जाए, स्पेशली फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस, तो आई थिंक हम जरूर ही एक फ्लैटिश टोन पे क्लोज करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो फ्लैटिश टोन पे क्लोज कर सकते हैं हम आज का सेशन। रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है, स्पेशली बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अपनी सभी क्वेरीज की तरफ, और सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है अमन। अमन, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर आज आप एक्सपर्ट राय चाहते हैं? हेलो हेलो जी जी सर, मैम हमारे पास ये 79 रुपए 41 पैसे के हिसाब से 997 क्वांटिटी है IRFC की, और ये 14 सितंबर 2023 का होल्डिंग है ये जी। और आप कितने समय तक और होल्ड करना चाहते हैं? हाँ, अगर प्रोग्रेस है तो होल्ड कर सकते हैं 1-1.5 साल और। ठीक है,
तो इनकी क्वेरी है IRFC को लेकर। गौरव, क्या राय रहेगी आपकी? इन्होंने 80 रुपीज के अराउंड जो है ये स्टॉक खरीदा था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इन्हें अभी भी है। लगभग 2 साल पहले की खरीद है इनकी, 2-2.5 साल पहले की। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की सिर्फ बात करें तो स्टॉक लगभग 25% नीचे चुका है। बट आने वाले टाइम में क्या चार्ट सजेस्ट करते हैं कि फिर से अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, या फिर अभी इन्हें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए और किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, देखिए, हमें थोड़ा सा एट लार्ज पिक्चर को देखना पड़ेगा। रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आई है एंड लगभग सभी रेलवे स्पेस के, चाहे हम रेलवे टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेस बनाने वाली कंपनी, या IRFC की तरह रेलवे फाइनेंस फर्म्स की बात करें, तो जब ये तेजी चली थी तो ये स्टॉक 6-6 महीने के अंदर मल्टीफोल्ड हुए थे। 6 महीने से साल भर के दौरान में अगर हम देखें तो 40 रुपए ट्रेड करता हुआ शेयर सीधे के सीधे 170-180 के भाव पे ट्रेड हो गया था। अब उसके बाद दे आर अंडरगोइंग अ कंसोलिडेशन फेज। सिंस जो व्यूअर हैं वो और कह रहे हैं कि 1-1.5 साल अपना पोजीशन और रख सकते हैं, तो आई थिंक उन्हें पेशेंटली अपना पोजीशन होल्ड करना चाहिए, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने पेशेंट रखा है। और देयर आफ्टर वो टारगेट्स दोबारा उम्मीद कर सकते हैं, लगभग क्लोज टू 150-160 ऑड लेवल्स इन अ ईयर्स टाइम। चलिए, तो ये है IRFC पर आपको राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और पुणे से कीर्ति कुमार को अपने साथ चर्चा में शामिल करते हैं। कीर्ति जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा NBCC शेयर है 2000, उसकी एवरेज प्राइस है 52 रुपया। और ऑयल केमिकल, दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? OIL केमिकल। शायद वो हमारे रडार पे नहीं। ओके, चलिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त सीधा लिए चलते हैं हम लोकसभा, जहां पर एविएशन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. तो यात्रियों की किसी भी सुरक्षा और उनकी जो
कंज्यूमर हित हैं उससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लगातार जो है वो मंत्रालय इंडिगो से जवाब तलब कर रहा है, तमाम मोर्चों पर एक्शन लिया जा रहा है और एविएशन मिनिस्टर का साफ तौर पर यह कहना कि हम यही प्रयास कर रहे हैं कि एक नजीर बने इस पूरे मामले के बाद, इस तरह की कोई आगे चल के इस तरह का दोहराव देखने को ना मिले। हर फ्रंट पे श्योरिटी चाह रहे हैं और इंडिगो के अधिकारियों को इस बारे में बाकायदा नोटिस भेजा गया है। अभी हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी आपको बता रहे थे डेवलपमेंट क्या है। हमारी नजर वैसे बनी रहेगी और आप देख रहे हैं कि एक बार फिर आज एक रिकवरी नजर आ रही थी इंटरग्लोब एविएशन पे, लेकिन इस खबर के बाद एक बार फिर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। कीर्ति कुमार साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे जब जिन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया था, एक बार उनके सवाल पर समाधान ले लेते हैं। एनबीसीसी इन्होंने 2000 शेयर लिए हुए हैं और 52 रुपीज इनकी बाइंग है। गौरव जरा बताइए क्या राय होगी, क्योंकि अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं और बहुत ही शानदार स्तरों पे एनबीसीसी के शेयर में इन्होंने खरीदारी की हुई है। यस प्रशांत, आपने सही कहा, लगभग उनके बाइंग प्राइस से डबल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और वो पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं तो अच्छा खासा उन्हें रिटर्न मिला है अपने निवेश पे। अभी भी एनबीसीसी के अंदर एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से मैं बुकिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उन्हें होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन। 120 का लेवल जैसे ही स्टॉक के अंदर टूटेगा, इसके अंदर एक तेज अपमूव देखने को मिलेगा 132 135 के करीब के लेवल्स का। स्टॉक अपना फर्मली अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। टॉप लाइन बॉटम लाइन क्लियरली इंटैक्ट है। इस क्वार्टर के केवल एक वरीसम चीज आई है दैट थोड़े से मार्जिन पे हिट जरूर लगा है। आई थिंक आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर वो रिवाइव कर पाते हैं तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है मुझे स्टॉक पे। तो तमाम रणनीति आपके सामने रखा गया और सबसे अच्छी बात है कि आप अच्छे फायदे में हैं, आपको ढेर सारी बधाई। बहरहाल यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। ये एक शो, ऐसा शो जहां हम सभी स्टॉक क्वेरीज आपकी आंसर कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट गौरव के साथ। और हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैदी मुंबई से। जैदी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए किस स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी। हेलो जी बताइए आपकी किस स्टॉक पर है आज क्वेरी। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं आपको, आप बताइए आपकी स्टॉक क्वेरी क्या है आज। हेलो जी, हेलो जी बताइए। हाँ, मेरे पास आरबीएल बैंक है, मैंने बाइंग रेट 216 का है। अभी ऑल टाइम से हाई से नीचे जा रहा, तो क्या करें, अभी हम होल्ड करें? एक्चुअली हम 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है गौरव, आरबीएल बैंक पे क्या राय रहेगी आपकी? इन्होंने 216 के रेट पे खरीदा है, अगले 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। यस, आरबीएल बैंक अच्छा खासा रिटर्न इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक में देख लिया है 50% के करीब का। मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा भी डाउनसाइड नजर नहीं आता है इन द नियर टर्म। आई थिंक 285 के अराउंड ये मैक्सिमम जो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ, इतना तक नीचे जाने की गुंजाइश है। बट ओवरऑल अगर मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखूं और जिस टाइप के रिजल्ट से कंपनी पोस्ट कर रही है कॉन्टिन्यूसली ऑन अ क्वार्टर बेसिस, उससे संकेत तो यही मिल रहे हैं कि इन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो थोड़े डिक्लाइन के साथ इनके प्रॉफिट फिगर्स आई हैं, अगर थोड़ा रिवाइवल आने वाले क्वार्टर्स में दिख जाता है तो आई थिंक जिस प्रकार का एक स्टेलर अपमूव आरबीआई बैंक ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में पोस्ट किया है 1.5 साल के अंदर, आई थिंक उसमें आगे कंटिन्यूएशन आएगा। देयरफॉर मेरी सलाह रहेगी 280 रुपए के स्टॉक के साथ अपनी पोजीशन को वो फिलहाल होल्ड करें। आरबीएल बैंक पर आपको राय और आपको मुनाफे पर ढेर सारी बधाई। बढ़ते आगे, अवनीश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, मेरा बड़ा प्यारा शहर है ये, प्रिय शहर कह लीजिए। लीची और बड़ी यादें हैं मेरी लीची बड़ी खाई है मैंने मुजफ्फरपुर में। हमें बताइए कि क्या मदद की जाए आपकी। सर मेरे पास इरेडिया के शेयर है जी, और 3300 शेयर है, लगभग 198 के करीब की खरीद है। और आज मैंने गिरावट पे 129 रुपए 80 पैसे पर 1 लाख रुपए के शेयर एवरेज भी किए हैं। क्या तो इसमें क्या किया जाए सर?
अब एवरेज तो आपने कर लिया, 129 पे किया है ना आपने? जी 129.80 पे आज किए हैं average। ठीक है, ठीक है। बड़ा लंबे समय से आप फंसे हुए रेडा के शेयर में। जी बहुत 90-94 रुपए की खरीद आपकी वाकई, और आज जी, अच्छी और खासी क्वांटिटी में भी 194 आपने खरीदा हुआ खरीद है। है। जी जी जी। एवरेज तो किया आपने भरपाई के लिए, लेट्स सी यहाँ से क्या रणनीति होती है। गौरव जरा बताइए, 129.80 मतलब इसके आसपास इन्होंने जो है वो एवरेज किया है इरेडा में, और इनकी जो बाइंग प्राइस है 192-94 बता रहे हैं कि उसके आसपास इन्होंने खरीदारी की थी। जरा इनको बेहतर रणनीति बताइए इरेडा के लिए क्या होगी? देखिए प्रशांत, पहली चीज, इरिडा काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। अगर हम ऑफ लेट बात करें, उसकी नेगेटिव न्यूज फ्लो भी रहा है उसके अंदर, जो इसके आगे की ग्रोथ को एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है। कंपनी के अगर हम, सिंस ये एक इन्वेस्टर हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से फाइनेंशियल्स को भी देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली ठीक ठाक है, नथिंग बैड एज सच, कोई रेड फ्लैग नहीं है मेजरली। बट अभी का जो माहौल है वो उसके हिसाब से उतना ज्यादा स्टॉक वैल्यू नहीं मिल रहा है। गिरावट ही हो रही है, जो भी इवन कंसोलिडेशन के बाद भी गिरावट आ रही है। ऑल रिसेंट अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी वो भी फेड आउट हुए हैं। तो ये कह पाना अभी काफी मुश्किल है कि यहाँ से किस प्रकार की और कब तक इनकी एक रिकवरी फेज में स्टार्ट होगा, सिंस वो ऑलरेडी पोजीशन को फर्दर एवरेज आउट भी कर चुके हैं। तो आई थिंक अब उनके पास एक ज्यादा बड़ी पोजीशन हो चुकी है। तो बेहतर होगा 120 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके अपनी पोजीशन में फिलहाल बने रहें। तो 20 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके आप अपनी पोजीशन में बने रहे, होल्ड कॉल आइरेडा के लिए। तो ये था इस सेगमेंट का आखिरी स्टॉक। गौरव, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब वक्त है एक खास स्टॉक पे नजर डालने का, जो कि है केन्सटेक, जिसमें 4 दिन की गिरावट का ब्रेक लगा है और मैक्वायरी की एक बुलिश रिपोर्ट आई है, जिसके बाद शेयर में आज 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। डिटेल्स एक बार अभिषेक सत्यव्रत से समझते हैं। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए केन्सटेक में आज रिकवरी तो है, करीब 7% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा, लेकिन ईयर टू डेट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45% की गिरावट अभी भी आपको नजर आएगी। हालांकि मैक्वारी काफ़ी ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं और कल के क्लोजिंग भाव से वो शेयर में लगभग 100% की तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं। टारगेट दिया है 7,700 रुपये का। और मैक्वारी का ये कहना है कि केन्स ने अपनी गलती को सुधारने का काम शुरू कर दिया है और उन्होंने कारणों का पता भी लगा लिया है और दोबारा गलती ना हो इसके लिए सॉफ्टवेयर चेक सिस्टम को वो मजबूत भी कर रहे हैं। साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर कंपनी आगे फोकस बढ़ाने को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इसके चलते उन्होंने ये टारगेट दिए हैं। अब ये सवाल है कि केन्सटेक का शेयर इतना टूटा क्यों था, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 3 सत्र में लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप केन्स का साफ हो गया। 3 महीने, 6 महीने, साल भर आप जिस भी अवधि में देखेंगे शेयर आपको ये नीचे दिखाई देगा। उसकी वजह ये थी कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में सीरियस अनियमितताओं का उन्होंने आरोप लगाया था और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई। तो गवर्नेंस और अकाउंटिंग को लेकर चिंताएं थी और उसके चलते शेयर टूटा था। एनालिस्ट कॉल में जो कंपनी ने डिस्क्लोजर में जो कमी थी उसको स्वीकार किया और हालांकि उन्होंने अनियमितताओं का उन्होंने खंडन किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि यहां से अगर शेयर को मजबूत होना है तो मैक्वारी ने क्या कहा है कि क्या स्टेप्स लेने होंगे तब आगे कंपनी मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि कैश फ्लो को यहां से और मजबूत करना होगा, साथ ही कंपनी को अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ को बढ़ानी होगी, ऑडिटर्स में बदलाव करने पड़ेंगे और कंपनी ने ये कहा भी है कि वो ऑडिटर्स को चेंज करेंगे ताकि जो डेटा मिसमैच वाली जो प्रॉब्लम जो आई है आगे निकल के ना आए। तो ये चीजें करनी होंगी और काफी बुलिश साउंड करें। देखते हैं कि ये गेंस जो है सस्टेन कितने कर पाते हैं केन्सटेक के। लेकिन आज तो शेयर ऊपर है, लेकिन महीने भर में 37% नीचे, 6 महीने में 28% और 2025 में अब तक आपको शेयर ये 45% नेगेटिव दिखाई देगा। तो एक ब्रोकरेज का कन्विक्शन आया है, शेयर काफी पिटा था तो थोड़ा सा बाउंस उसके चलते भी निश्चित तौर पर शेयर में आ रहा होगा। देखते हैं कि आगे की चालीसी कैसी होती है। तो ये थी केन्सटेक की बात। काफी डिक्लाइन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। हालांकि अभी आज के लिए स्टॉक में कम से कम 7% का उछाल हमें देखने को मिला। इसी बात पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर फिर से डिस्कस करेंगे आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज अपने गेस्ट के साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और शुरुआत हो चुकी है यो स्टॉक के सेकंड एडिशन की। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने साथ खास मेहमान को शामिल करते हैं। हरीश जुजारे साहब जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आऊँगा, लेकिन ज़रा एक बार बाजार का चेक ले लेते हैं। तो आप देखिए इस वक्त एक बार फिर से जो है 25,900 के करीब जाता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी अब हरे निशान में 59,250 के पास इस वक्त नज़र आता हुआ। बताएं हरीश जी, इस बाजार पर आपकी अभी की ताज़ा राय क्या बन रही है? वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। बिल्कुल देखा जाए तो एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग में। अगर मॉर्निंग के डिप्स के साथ देखा जाए तो नीचे से लेवल से अच्छा खासा रिकवरी तो देखने मिल रहा है निफ्टी में, लेकिन जो अहम लेवल थे 26,000 को ब्रेक कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ये जो वीकनेस है और थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। तो नीचे के मेजर सपोर्ट देखा जाए तो निफ्टी के लिए 26,650 के आसपास है, जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से बिल्कुल छू सकते हैं निफ्टी। थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, जिस तरीके से वाइल्ड मूव देखने मिल रहा है, तो उसके लिए मार्केट्स पर अब चलते हैं अपने सभी क्वेरीज की तरफ जो हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं। और अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं, ध्यानेश्वर जी इगतपुरी से। ध्यानेश्वर जी, बताइए किस स्टॉक पर आज आप राय चाहते हैं एक्सपर्ट की? HSC मॅडम, माझ्याकडे शेअर तर भरपूर आहे, पण HSC मध्ये माझा थोडासा प्रॉब्लेम होऊन गेलाय। तो आपके पास HCC के शेयर्स है, 1500 शेयर्स, 43 रुपीज के अराउंड इनकी बाइंग है। हाँ मैडम जी। हरीश जी के पास आते हैं। इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पर जो है ये स्टॉक खरीदा है, 18 रुपीज के अराउंड अभी स्टॉक चल रहा है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? क्या अपना लॉस बुक करना चाहिए या फिर अपसाइड के इसमें चांसेस दिख रहे हैं? HCC के स्टॉक प्राइस में लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हरीश जी से संपर्क हमारा टूट गया। हरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ प्रशांत जी, बिल्कुल पहुंच रही है। एक बार मैं दोहरा देता हूं, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है और अभी जो है वो देखिए इनके भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, 18.5 रुपये के आसपास है, लेकिन इन्होंने खरीदारी जो की है वो 43.5 रुपये, 43 रुपीज़ के आसपास की इनकी खरीदारी है। प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो टेक्निकली स्टॉक प्राइस में ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है कभी भी। देखा है तो लास्ट 3-4 सालों में स्टॉक प्राइस नीचे लेवल से बिल्कुल एक रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं मिसिंग है स्टॉक में। तो लगातार कुछ दिनों से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी देखने मिल रहा है, करेक्टिव फेज में है स्टॉक प्राइस। सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि 17 रुपए के आसपास एक अहम लेवल है। अगर इसके नीचे फिसल जाता है और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इस स्टॉक में ज्यादा कुछ इतना रिवर्सल या पॉजिटिव अप्रोच देखने में नहीं मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कोई भी इस स्टॉक में, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते तो मुझे लग रहा है कि 16 रुपीज 50 पैसा का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके नीचे मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं और हरीश जी का नेटवर्क हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगता है कुछ नेटवर्क संबंधी समस्याओं के चलते उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जितनी बातें समझ में आई वो एक बार मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूं। HCC जो है वो पूरी तरह से एक अंडर परफॉर्मेंस जोन में ही रहा है। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना है। हालांकि याद रखिए कि जब इतने ऊपरी स्तरों पर आपने खरीदारी की है तो कोई उछाल आता है ना, तो आपको लॉस भी बुक करना आना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक का जो है उसकी अंडर परफॉर्मेंस जो लगातार बनी हुई है। चलिए इन सब के बीच में ज़रा कुछ और भी मार्केट ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि ख़ास तौर पे आज जो है वो एक रिबाउंड ज़रूर नज़र आ रहा है। अब ये रिबाउंड इसलिए नज़र आ रहा है रिवर्सल, क्योंकि आप देखेंगे कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो, और ख़ासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो जोश है वो एक बार फिर से लौटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इस वक्त लगभग आधे % तक के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में देखें तो यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बार फिर से लाल निशान में
नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी एक बार फिर से जो है वो जिन लेवल्स पे था वहां से थोड़ा सा फिसलता हुआ अभी भी दायरे में, लेकिन 25,800 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी में, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है, 1783 शेयर इस वक्त हरे निशान में और 1066 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में है। चलिए देखते हैं मार्केट कितना रिबाउंड करता है, किस तरह के आगे जो हैं वो माहौल नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच में हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। बाजार की चाल पर हमारी नजर है, इसके अलावा हमने मार्केट ट्रेंड्स को भी पकड़ा है और आपके सवालों के समाधान भी हमने आपको दिए। इन सब के बीच में अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से अमोल आठवले साहब जुड़ चुके हैं। अमोल, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत बात कर रहा हूं। अपनी ऑप्शन की रणनीति तो आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन जरा इस बाजार पे भी अपनी राय दीजिए। हमने देखा कि कुछ बेहतर तो नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर वॉलेटिलिटी हावी होती हुई इस बाजार पर आपका नजरिया क्या है? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। एक जिस तरीके से बाउंस बैक आया है और 25,750 को प्रोटेक्ट किया है, मुझे लगता है एक लेग ऑफ करेक्शन पूरा हो चुका है ऑलरेडी। मार्केट इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड था, 400 पॉइंट तक का निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला था। ये पुल बैक ही है, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है मुझे लगता है ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट एक दिन या 2 दिन तक। स्टॉक स्पेसिफिक में अगर देखता हूं तो बजाज फाइनेंस के ऊपर ध्यान जा रहा है। दिसंबर सीरीज का 750 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा हूँ, 20 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 25 रुपीज के, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 7 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। एक डिसेंट फॉर्मेशन में है, करेक्शन में भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं है। जो बड़े सेटअप है वो अभी भी मेंटेन रखे। अगर यहाँ से बाउंस बैक कंटिन्यू होता है बजाज फाइनेंस में तो एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अमोल आपका इस अहम रणनीति के लिए। बजाज फाइनेंस दिसंबर सीरीज की आपको कॉल लेनी है, 750 की कॉल आपको खरीदनी है 12 रुपए के प्रीमियम पे। लक्ष्य 25 रुपए का, स्टॉप लॉस यहां पर आपको 7 रुपए का मेंटेन करना है। अधिकतम मुनाफा 9,750 रुपए का, नुकसान 3,750 तक का हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर क्या कहता है वो भी जान लीजिए। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखिए और पक्की तैयारी हो और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद मार्गदर्शन से ही इस तरह की ट्रेडिंग में उतरने की सलाह सेबी की तरफ से। चलिए बाजार को एक बार फिर से अपने रडार पर ले आते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो है 25,900 के नीचे इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,200 के पास नजर आता हुआ। इस बाजार में अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो आप देखेंगे कि टाइटन लगभग 2.5% मजबूत होता हुआ, यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में भी 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा इटर्नल, अडानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, आयशर मोटर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बजाज फिनसर्व, अडानी पोर्ट्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आधे से 1% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। वैसे आज सरकारी स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स में भी तेजी हमें नजर आ रही है। कोल इंडिया देखिए 0.5% मजबूत होता हुआ। इसके अलावा एसबीआई अगर आप देखेंगे तो ये भी लगभग 0.5% की मजबूती दिखा रहा है। कंजम्पशन स्पेस जो ठंडा पड़ा था वहां से नेस्ले दिग्गज प्लेयर है, यहां पर भी लगभग 0.5% की तेजी हमें नजर आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। अल्फैज खान आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्फैज बताइए क्या सवाल है आपका? जनाब टाटा पीवी के बारे में जानकारी लेनी थी। मेरे पास 59 शेयर्स हैं। हाँ, अभी ये
कितना 345 अराउंड चल रहा है, तो इस पे क्या सर आएगी? अभी कंटिन्यू रखना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है, टाटा मोटर्स के हिसाब से है मेरे पास 59 शेयर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल पीवी की बात कर रहे हैं ना? राइट। ठीक है, टाटा मोटर्स पीवी का शेयर 387 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर इन्हें नुकसान होता हुआ। बताएं हरीश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स पे क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद भी ऐसा कुछ मेजर रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है टाटा मोटर्स अगर के स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो। लेकिन अगर टेक्निकली देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 330 के आसपास टाटा मोटर्स के लिए, लेकिन लगातार वो उसी के लेवल से स्टॉक प्राइस एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था 2023 में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अहम लेवल है, मुझे लग रहा है कि उनके हिसाब से उनको बने रहना चाहिए 330 के आसपास तक। मुझे लग रहा है कि थोड़ा फिसल सकता है, लेकिन 330 का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए। अगर हो सकता है तो अगर डिप में अगर थोड़ा एवरेजिंग भी करने के लिए कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल 330 के आसपास। तो ओवरऑल लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा जल्दी बॉटम आउट बन सकती है और 330 के लेवल से एक बार रिकवरी भी देखने मिल सकती है। ओवरऑल अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो 380 और 3400 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस है, जो 200 मूविंग एवरेज का ट्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर निकलना चाहिए, तभी जाके मुझे लगेगा कि बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है। नहीं तो एक बिल्कुल एक रिकवरी नीचे लेवल से देखने मिल सकती है। तो एवरेजिंग कर सकते हैं 330 के आसपास अगर उनको हो सके तो। ठीक है, तो आप एवरेज कर सकते हैं 330 के अराउंड। ये थी राय टाटा मोटर्स पीवी पर। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ, राधेश्याम खत्री जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी? मैं कामठी नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम जी। मेरे पास लुपिन के शेयर है 2075, रेट है 2195 का। आगे क्या करूँ, इसका क्या फ्यूचर दिख रहा है? कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं? हाँ, मैं 6 महीना 1 साल तक रुक सकता हूँ। और जी, तो लुपिन के इनके पास शेयर्स है, थोड़े से ऊपरी लेवल पर इन्होंने बाइंग की है। 2195 इनका प्राइस है। आज शेयर लगभग 2060 के करीब ट्रेड कर रहा है। हरीश जी, क्या राय रहेगी? ये 6 महीने से 1 साल तक इस स्टॉक में रुक सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो बहुत ही फ्लैट मूव्स रहे हैं लुपिन में। जस्ट 3% की जो है हमने इंक्रीज देखा है स्टॉक में। बट आगे चल के क्या थोड़ी हमें क्लैरिटी मिल सकती है? क्या अपसाइड की उम्मीद है इस ईयर के एंड तक? अगर यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसकी फाइनल डिटेल्स अगर आ जाते हैं तो क्या हम अपसाइड देख सकते हैं स्टॉक में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए हम लोग फार्मा सेक्टर में, ओवरऑल फार्मा सेक्टर में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अरबिंदो फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया, ये सब स्टॉक्स में एक शॉर्ट टर्म में तेजी देखने बिल्कुल मिल सकती है। अगर लुपिन की बात करते हैं, लुपिन में भी देखा है तो एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का, तो और बाद में सपोर्ट बेस बन चुका है 1840 के अराउंड। वहां से निकल के हुए स्टॉक प्राइस हल्का स्लोली बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है और मेजर मूविंग एवरेज जो है 50 और 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि इसमें जल्दी एक स्पर्ट देखने मिल सकता है ऊपर के। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 2240 के अराउंड है। उसके ऊपर अगर मूव होता है तो 2300 का लेवल भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक अच्छे बेस बन चुका है, तेजी का रुझान नजर आ रहा है आगे जाके। मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट में है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है बिल्कुल चार्ज पे। चलिए, तो ये है राय लुपिन पे आपको मिलती हुई। यूट्यूब से अगला सवाल लेते हैं बिप्लव का, वेस्ट बंगाल से इन्होंने सवाल पूछा है। इनके 2 स्टॉक पे सवाल हैं। जमुना ऑटो का शेयर इन्होंने 121 रुपीस पे बाई किया हुआ है, 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। एक दूसरा स्टॉक इनका हरीश जी RVNL का है, जो इन्होंने 387 में बाई किया हुआ है। दोनों पर 3 महीने के हिसाब से शॉर्ट टर्म नजरिया दीजिए। देखिए, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। जब से हमने जीएसटी का रेट कट देखने मिला, उसके बाद ऑटो स्टॉक्स में मूवमेंट था, उसके बाद ऑटो एंसिलरीज में फॉलो अप देते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जमुना ऑटो क्लियरली एक हायर टॉप हायर बॉटम है, लेकिन स्टॉक प्राइस रिसेंटली एक शॉर्ट टर्म में एक रैली देख चुका है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन ओवरऑल अगर देखा है तो 135 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। तो अगर इस लेवल्स मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल सोच सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए 115 का। उसके ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूएशन देखने मिल सकती है। ऊपर 130 135 के आसपास तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर से। तो और आरबीएनएल की बात करते हैं तो देखा जाए तो रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन है स्टॉक्स में। अगर आरबीएनएल में भी देखा जाए तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट एक साइडवेज में है लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से। तो वो देखा जाए तो 300 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब तक इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन होता रहेगा, लेकिन 300 के नीचे अगर फिसलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि 300 के नीचे और वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। जहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहे 275 के 260 के आसपास। तो ओवरऑल 300 के आसपास इस सपोर्ट से आरबीएनएल के अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 300 के स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में तेजी अभी भी बनी रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आरबीएनएल में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हरीश जी आपका इस अहम जानकारी के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल यो स्टॉक में अब हमें इजाजत लेनी होगी, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन जारी रहेगा। मुझे और कनिष्का को आप इजाजत दे सकते हैं ब्रेक के उस पार। स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगी कविता थपलियाल। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।